नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ आपका पुनः एक बार हृदय से स्वागत है। साथियों, व्यक्ति का ये नैसर्गिक स्वभाव होता है कि सच से भागने का अनवरत प्रयास करता रहता है, लेकिन अंततः उसे सच को स्वीकार करना पड़ता है। अतः मेरा सभी जागरूक नागरिकों से यह आह्वान है कि आप सच नहीं बोल पा रहे हैं, आप सच नहीं लिख पा रहे हैं, तो कम से कम जो लोग यह काम कर रहे हैं प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ, प्रामाणिकता के साथ आप तक सच को पहुंचा रहे हैं, तो उनके सच को आगे जरूर बढ़ा दिया करिए, जिससे ये सच अधिकांश लोगों तक पहुंच सके और अंधकार के वातावरण से वो निकल सके। कोरोना अनलॉक के बाद कुछ घटनाक्रम हमारे राष्ट्र में ऐसे हुए हैं जो बड़े चिंतनीय हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि 5 सितंबर को बेरोजगार 9 युवकों ने ताली थाली बजाई। 9 सितंबर को उन्होंने दीप जलाए और 17 सितंबर को उन्होंने बेरोजगार दिवस के रूप में संपूर्ण देश में बिना किसी राजनीतिक संगठन के उन्होंने बृहद रूप में मनाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और मेरा मानना यह है कि 3 और 4 दशक के बाद यह ऐसा समय जब भारत में आया जब बिना राजनीतिक संगठन के युवाओं ने एक साथ उठकर अपनी बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार को चिताया। परंतु आज का मेरा मुद्दा यह है कि जो नया कृषि बिल आया है, इस पर विरोध क्यों हो रहा है और इस कृषि बिल में अध्यादेश में क्या है। आज हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा में बड़े हंगामे के बाद ध्वनि मत से इस महत्वपूर्ण बिल को पारित करा दिया गया है। अब हम चरणबद्ध तरीके से इस बिल के जो 3 प्रारूप हैं वह आपके सामने रखते हैं। इस बिल का जो पहला अनुच्छेद है या कहें कि जो पहला स्वरूप है उसमें है कोई भी कृषि उपज को जरूरत से अधिक जमा ना करे और कालाबाजारी ना करे, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया गया था। हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्र में तिलहन दलहन बहुत ऐसे खाद्यान्न हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक होते हैं और इनकी कालाबाजारी ना हो, पूंजीपति इन्हें एक सीमित मात्रा से ज़्यादा एकत्रित ना कर लें, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बनाया गया था। परंतु वर्तमान सरकार कृषकों को उन्नत बनाने के लिए इस बिल को समाप्त करना चाहती है और इस बिल के समाप्त होने के बाद जो अभी तक प्रत्येक व्यक्ति के पास एक स्टॉक करने की लिमिट होती थी वो खत्म हो जाएगी। अब कोई भी किसी को भी कितने भी चीज़ को अधिकतम से अधिकतम खाद्यान्न को स्टॉक कर सकता है। दूसरा बिल हम देखें, कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य अध्यादेश। इसे हम कह सकते हैं कि सीधे खरीदारी के लिए आह्वानित करना। सरकार का ये मानना है कि किसान मंडी में जाता है, मंडी में उससे विभिन्न प्रकार के शुल्क लगते हैं और उसके बाद पूंजीपतियों तक वो खाद्यान्न पहुंचता है। अतः सरकार ने ये माना कि अब सीधे पूंजीपति किसान से खाद्यान्न को खरीद सकता है। चूंकि इस बिल में कहीं एमएसपी नहीं दी गई है, यानी कि मिनिमम सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य की कोई घोषणा नहीं की जाएगी, तो लोगों को यह सशंकित है कि कहीं पूंजीपति एकत्रित होकर संगठित होकर कम दामों में चीज़ों को खरीदेंगे और किसानों के हालात खराब होंगे, ऐसा विपक्षी राजनीतिक दलों का मानना है। दूसरा ये एक तथ्य भी है कि देश में लगभग 7,000 से ऊपर मंडियां उप समितियां हैं जिनका काम लगभग इस बिल के बाद समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। अब हम आते हैं तीसरा जो बिल है वो है मूल आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश। इसे हम सरल भाषा में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां अब किसान से सीधे ये संपर्क करेंगी कि हम आपके उपज को फसल तैयार होने पर इतने दामों में हम खरीदेंगे। हालांकि अभी तक जो पूर्व में बिहार में या गुजरात के रिजल्ट आए हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो किसानों की और विपक्षी दलों की ये मंशा
रही है कि इसके द्वारा किसानों को अपने ही खेत पर मजदूर बना दिया जाएगा और उनसे विभिन्न प्रकार के कामों को कराया जाएगा, जबकि हम जानते हैं कि देश में 85% से अधिक मझोले छोटे किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से भी कम भूमि हमारे पास है। तो ऐसे में ये बिल लाया गया और ये बिल चर्चा में तब आ गया जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया और उससे पहले हरियाणा और पंजाब के किसान सड़कों पर उतर चुके हैं और आज भी जमा हैं। हम जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान देश में प्रति व्यक्ति आय से लेते हुए हर प्रकार से बड़े जागरूक किसान हैं जो अपने अधिकारों के लिए हर समय संघर्ष करते रहते हैं। अगर जागरूकता की बात की जाए तो हिंदी के महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने एक बार कहा था कि गांव में अगर शिक्षा का उच्च स्तर होता तो वास्तव में भारत के गांव स्वर्गों के गांव जैसे प्रतीत होते। और जगह पर इस प्रकार की क्रांतियां नहीं फैली हैं। आज बिल पास हो गया है, इसके बाद की राजनीति आपके सामने आती रहेगी। लेकिन यह मेरा वीडियो बनाने के पीछे एक आपका उद्देश्य यह था कि आप किसी भी डिबेट में आप देखेंगे, किसी भी चैनल को आप देखेंगे तो ये तो बताएगा कि ये बिल आज पास हो गया है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि इस बिल के अंदर क्या रखा गया है और विरोध क्यों किया जा रहा है। वो क्या आपको बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट में देखिए कि वो ये आपको बताएंगे कि चीन में क्या हो रहा है, रिया के यहाँ क्या हो रहा है। हमने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लिया, उसका मेरा अनुभव कैसा रहा है। और एक तो पत्रकार ऐसा है जो पूछता है भारत, सिर्फ करता रहता है, देश की मूलभूत मुद्दों से ध्यान हटकाए रहता है। साथियों, आज 7 दशक हो जाने के बाद आज़ादी के आज भी हमारे भारत के मूलभूत मुद्दे रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी चिकित्सा, अच्छा वातावरण आज भी बने हुए हैं। तो ये बड़ी संकट की एक घड़ी है। ऐसे में हम उन मुद्दों से भटकाव हटाकर अन्य मुद्दों पे चिंतन मनन करने लगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे जाने का एक प्रयास करने लगते हैं। हमारे देश के मुख्य विपक्षी दल भी अपने सलाहकारों को बदलें, ऐसे सलाहकारों को अपने पास बैठाएं जो भारत के आने वाले भविष्य निर्माताओं के मुद्दों को समझ सकें। आप देखेंगे कि प्रमुख विपक्षी दल, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों के इस आंदोलन का मुद्दा हो, वो बाद में सम्मिलित होने का प्रयास मात्र करते रहे, उससे पहले ये मुद्दे अपने आप काम करने लगे। लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हमारा लोकतंत्र स्वच्छ और स्वस्थ बना रहे। अगर एक भी ने अपना काम सही से नहीं किया तो लोकतंत्र स्वस्थ और संपूर्ण रूप से ताकतवर के रूप में उभर कर नहीं आ सकता है। इसी के साथ आपके इंतजार रहेगा, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।